नमस्कार साथियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए हमारी जीके की क्लासेस चल रही थी। पिछले कुछ समय से ये क्लासेस बंद थी क्योंकि दोस्तों इसका कारण था कि एक तो 12 मई को मेरे छोटे भाई की शादी थी, तो 2-3 दिन तो मैं शादी में बिजी रहा और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिस वजह से मैं आपकी ये क्लासेस नहीं ले पाया। अभी भी मेरा गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आपको पता महसूस हो रहा होगा आवाज में भारीपन। लेकिन आज से आपकी क्लासेस रिज्यूम की जा रही हैं दोस्तों। यूपी जीके की फटाफट सीरीज हमारी चल रही थी, वो भी आज से प्रारंभ कर दी जाएगी। साथ ही एक सुपर 100 करके हम एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास होगा लगातार बैक टू बैक जीके की 100 क्लासेस लेकर के आना। देखिए, कम से कम 100 क्लासेस, उसके बाद हम देखेंगे इसे सुपर 100 को सुपर 150 कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 100 क्लासेस के माध्यम से हम जीके का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। यूपी जीके की हमारी क्लासेस अलग से चलेंगी, हिंदी की हमारी क्लासेस अलग से चलेंगी। तो चलिए प्रारंभ करता हूं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने प्रारंभ किया है, तो सबसे पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कई वंशों ने शासन किया, जिसमें से गुलाम वंश हो गए, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोदी वंश हो गया। यानी ये 5 वंश हैं आपके। एक है गुलाम वंश, इसके बाद हमारा खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद हमारे जिस वंश ने शासन किया वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के उपरांत दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम वंश था लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में, और मुगल सत्ता का प्रारंभ होता है। तो दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश रहे हैं, जिसमें से पहला वंश है गुलाम वंश, और गुलाम वंश में भी 10 शासक रहे, हम सभी पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला शासक था गुलाम वंश का, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है, यदि प्रश्न आए तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 1206 एडी से ब्लैंक एडी तक गुलाम वंश का शासन रहा। तो देखिए, अगर हम देखें कि गुलाम वंश का शासन कब से प्रारंभ हुआ या कब से कब तक रहा, तो गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमार्स की हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तो 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा, और इसमें 10 शासकों ने रूल किया है। अगर हम बात करें वे कौन कौन हो जाएंगे, तो एक बार आप एक नजर डाल लीजिए। पहला शासक था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ समय तक इसका पुत्र आराम शाह शासक बना। आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश के बाद इसका एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन या रुकनुद्दीन भी बोलते हैं इसे, रुकनुद्दीन फिरोज। इसकी मां का नाम था शाह तुर्कान। तो इसके समय में इसकी मां ही शासन चला रही थी, चर्चा करेंगे हम आके। तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा करके इतिहास की पहली, भारतीय इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना शासक बनी। रजिया सुल्ताना के उपरांत बहराम शाह। ये सभी नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्रम से लगाने को आपको आते हैं। मसूद शाह के उपरांत नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के बाद जो शासक बना वो था हमारा बलबन के बाद इसका पोता कैकुबाद।
तो देखिए आप इन्हें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या 10 निकल करके आएगी। लेकिन किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में ये संख्या 11 भी मिल जाती है, क्योंकि इस कैकुबात के उपरांत जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक कैकुबात का एक छोटा सा पुत्र था क्यूमार्स। इस क्यूमार्स को कुछ समय तक राजा घोषित कर दिया था। हालांकि ये बच्चा था, इसको बस बिठा दिया था गद्दी पर, और बाद में इस क्यूमार्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी शासक बन गया। तो अगर इस क्यूमार्स को गिनने तो ये संख्या 11 हो जाती है, पर वैसे जो वास्तविक शासक थे वो केवल 10 ही थे। तो यदि 10 और 11 दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आप 11 कर लीजिएगा, और यदि दोनों जो एक मिल जाए तो आप 1 कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन में 10 भी मिल जाता है, कई बार 11 भी मिल जाता है। और यदि दोनों मिल जाए तो आप ऐसी स्थिति में 11 ही कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि एग्जाम सेटर जो है क्यूमार्स को भी गिनते हुए वो संख्या आपसे पूछ रहा है। तो चलिए 1206 से कब तक ये शासन रहा? तो ये शासन रहा आपका 1290 तक। चलिए आगे चलते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? बुगरा खां, क्यूमार्स, कैकुबात या शहजादा मोहम्मद? तो अभी अभी हमने चर्चा करी, पूरी लिस्ट हमने देखी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है कौन था, तो वो था आपका क्यूमार्स। वैसे अगर ऑप्शन में क्यूमार्स नहीं दिया हो तो ऐसी स्थिति में कैकुबात हो सकता है, पर यदि अंतिम शासक पूछेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑप्शन में क्यूमार्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था क्यूमार्स। चलिए आगे देखते हैं। गुलाम वंश के लिए निम्न में से कौन सा शब्द काम में नहीं लिया जाता है? देखिए नहीं लिया जाता है, पूछ रहा है आपसे। मुइज़्ज़ी, गुलाम वंश के लिए मुइज़्ज़ी शब्द काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो गुलाम वंश की जो शुरुआत हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का पुत्र था, सॉरी दास था। मोहम्मद गौरी के तो कोई पुत्र ही नहीं था, तो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी के नाम पर इस वंश को मुइज़्ज़ी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर इस वंश को कुतुबी वंश कहा जाता है, और बलबन के नाम पर इसे बलबनी वंश भी कहा जाता है। किंतु अफरश्याब गुलाम वंश के लिए यह शब्द प्रयोग में नहीं किया जाता। तो यह अफरश्याब शब्द कहां से निकल करके आया? तो ध्यान रखिएगा, फिरदौसी की एक पुस्तक है। आपसे अक्सर पूछा जाता है फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? तो फिरदौसी की एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है शाहनामा। इस शाहनामा में वो मध्य एशिया के एक प्रतिष्ठित वंश अफरश्याब की बात करता है। इस शाहनामा में अफरश्याब वंश के बारे में वो चर्चा करता है, और ये मध्य एशिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित वंश था। यहां ये शब्द क्यों प्रयोग में लिया गया है? क्योंकि बलबन जो है, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, बलबन, वह बलबन अपने आप को श्रेष्ठ वंश का बताना चाहता है, और वो बताता है कि मैं अफरश्याब वंश से अपना संबंध रखता हूं। तो ध्यान रखिएगा, बलबन ने स्वयं को अफरश्याब वंश का बताया है, किंतु गुलाम वंश के लिए यह शब्द प्रयोग में नहीं लिया जाता। गुलाम वंश के लिए मुइज़्ज़ी, कुतुबी, बलबनी शब्द प्रयोग में लिया जाता है। और यदि आपसे पूछे गुलाम वंश के शासक कौन थे, तो ये इलबरी तुर्क थे। तो इलबरी तुर्क भी इनके लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा एक शब्द और प्रयोग में लिया जाता है, और वह शब्द है मामलूक वंश। हालांकि आजकल जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वो मामलूक वंश ही लिया जाता है, गुलाम वंश नहीं। क्या है ये मामलूक वंश? इसके बारे में 1-2 प्रश्नों के बाद हमारा प्रश्न आ जाएगा, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यहां बता दूंगा तो वहां उस प्रश्न का मजा खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मुइज़्ज़ी वंश, कुतुबी वंश, बलबनी वंश, इलबरी तुर्क और मामलूक वंश, ये सभी शब्द गुलाम वंश के शासकों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। चलिए अगला है, देखिए आ गया ना। अब आपको स्टोरी यहां बताई जाएगी। तो निम्न में से किसने होगा दोस्तों, ये किसने, निम्न में से किसने गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा है? ममलूक या फिर मामलूक, ये दोनों शब्द आपको मिल जाएंगे। मामलूक वंश भी कहा है। तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर हबीबुल्लाह।
अब क्या है ये मामलूक, इस बात को समझिए। पहले समझिए गुलाम क्या होता है। गुलाम और मामलूक में थोड़ा अंतर होता है दोस्तों। देखिए गुलाम क्या होता है, गुलाम होता है ऐसा व्यक्ति जो जन्मजात ही दास हो या जन्मजात ही गुलाम हो। और कोई व्यक्ति जन्मजात गुलाम कब हो सकता है, जब उसके माता पिता भी गुलाम रहे हों। किसी गुलाम की संतान गुलाम होगी कि नहीं होगी, तो माता पिता भी गुलाम रहे हों, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता गुलाम रहे हो वह जन्मजात गुलाम हो, ऐसे व्यक्ति को गुलाम कहेंगे। लेकिन मामलूक क्या होता है, मामलूक वह व्यक्ति होता है जो पैदा तो स्वतंत्र हुआ हो किंतु बाद में किसी परिस्थितिवश गुलाम बन गया हो। अब कोई व्यक्ति स्वतंत्र कब पैदा होगा, जब उसके माता पिता स्वतंत्र रहे होंगे। तो स्वतंत्र माता पिता की ऐसी संतान जो बाद में किसी कारण से, चाहे युद्ध में पराजित हो गया हो या किसी ने उसे धोखे से बेच दिया हो या माता पिता ने बेच दिया हो, तो किसी भी कारण से जो बाद में गुलाम बन गया हो, ऐसे व्यक्ति को मामलूक कहा जाता है। यदि बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो वह जन्मजात गुलाम नहीं था, उसे बाद में बेचा गया था, तो वो मामलूक हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार इल्तुतमिश भी जन्मजात गुलाम नहीं था, उसे बाद में बेचा गया था। इसी प्रकार बलबन भी जन्मजात गुलाम नहीं था, उसे बाद में बेचा गया था। यही गुलाम रहे हैं इसमें, बाकी तो सभी वंशज हैं। तो गुलाम जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन, ये मामलूक थे, स्वतंत्र रूप से पैदा हुए थे, स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, बाद में इन्हें बेच दिया गया। इसलिए वर्तमान में गुलाम वंश के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वो शब्द कौन सा है, मामलूक। और ये शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग में लिया था, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर हबीबुल्लाह। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन नहीं था? नसीरुद्दीन कुबाचा, अल-बरूनी, यल्दौज या बख्तियार खिलजी? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, उसके कई दास थे, जिसमें से एक दास था नसीरुद्दीन कुबाचा, एक था ताजुद्दीन यल्दौज, एक था बख्तियार खिलजी और एक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सभी जो हैं मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम। किंतु अल-बरूनी जो था वह एक इतिहासकार था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। चर्चा हम करेंगे इसमें अल-बरूनी पर पूरे विस्तार से, पर अभी तो आप ध्यान रखिएगा ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है इसकी पुस्तक का? किताबुल हिंद, जिसे तहकीके हिंद भी कहा जाता है, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा जब इसके ऊपर प्रश्न बनाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा इसकी पुस्तक थी तहकीके हिंद, किताबुल हिंद। एक प्रश्न बनता है कि इस तहकीके हिंद का इंग्लिश में अनुवाद किसने करा, तो ध्यान रखिएगा सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यदि हिंदी में अनुवाद पूछ ले तो रजनीकांत शर्मा हो जाएगा। अल-बरूनी जो है पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। महमूद गजनबी के साथ यह भारत आया। तो ये सभी बातें याद रखिएगा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज। तो अभी अभी हमने देखा ये तीनों तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, किंतु इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था, बल्कि दोस्तों ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था, यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी स्थापित की? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बनाए वो बनाए 1206 में, और इसे बहुत लंबा समय नहीं मिला, ये 1210 तक ही राजा बना। देखिए भारत में तो इसने एक लंबा समय बिताया, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था,
मोहम्मद गौरी जिसने 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा, इन युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के ही साथ था। और इससे बहुत पहले से जब मोहम्मद गौरी भारत की सीमाओं पर आक्रमण कर रहा था तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक लगातार इसके साथ रहा। मोहम्मद गौरी तराइन का युद्ध जीतने के बाद जब वापस चला गया तब कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी देकर के गया। झांसी का इक्तेदार भी बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो भारत में तो लंबे समय तक रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन राजा केवल वो 1206 से 1210 तक ही रहा है। इसमें भी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम ही बना रहा। मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में से दासता के बंधनों से मुक्त नहीं किया, और उस समय की परिस्थितियों में कोई भी गुलाम शासक नहीं बन सकता। इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया तब भी उसने स्वयं को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि वह अपने आप को सिपह सालार या फिर मलिक ही कहता रहा। सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं करी। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1208 में जब वह स्वतंत्र हो गया उसके उपरांत उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, लेकिन हम मान के चलेंगे कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, कभी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं ला सका। क्यों? क्योंकि दोस्तों से समय ही नहीं मिला। जब वह शासक बना तो एक तो वह गुलाम था, किसी गुलाम को शासक बनने का अधिकार नहीं, और जब एक गुलाम शासक बन गया, चाहे उसने नाम सिपह सालार या मलिक रखा, तो मोहम्मद गौरी के जो और गुलाम थे जो प्रभुत्व रखते थे, जिसमें ताजुद्दीन यल्दौज था, कुबाचा था, वे इसको चुनौती देने लगे। तो ये क्योंकि ये सीमा पर शासन कर रहे थे, सिंध में शासन कर रहे थे, गजनी में यल्दौज बैठा हुआ था, तो भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसने अपनी राजधानी को लाहौर रखा, दिल्ली अपनी राजधानी लेकर के नहीं आया। हालांकि इसने इन समस्याओं पर विजय प्राप्त करी। यल्दौज को इसने अपना ससुर बना लिया, यानी कि यल्दौज की बेटी से इसने शादी कर ली। अपनी बहन का विवाह इसने कुबाचा से कर दिया, साथ ही अपनी बेटी का विवाह इसने इल्तुतमिश से कर दिया, जो कि इसका गुद्दास था लेकिन प्रभुत्व रखता था, बदायूं का सूबेदार था वो। तो इस प्रकार उसने अपनी समस्याओं को धीरे धीरे कम कर लिया, लेकिन दिल्ली राजधानी लेकर आता उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कभी अपनी राजधानी दिल्ली नहीं ला पाया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हत्याएं कराने के लिए प्रसिद्ध सुल्तान के तौर पर जाना जाता है? देखिए ये बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे दान करने वाला व्यक्ति कहा जाता है, जिसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला के नाम जाना जाता है, जिसे द्वितीय हातिम तक कह देते हैं, वह व्यक्ति हत्याएं कराने में बड़ा ही मजा लेता था, यानी अपने किसी अपराधी को मार करके उसकी हत्या पर आनंद मनाता था। तो ऐसा व्यक्ति कौन था? तो वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। यानी हत्याएं कराने के लिए प्रसिद्ध सुल्तान यदि आपसे पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला है, निम्न में से किसका संबंध कभी कुतुब मीनार से नहीं रहा? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना प्रारंभ किया। किसके नाम पर? क्या कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा? नहीं, उस समय एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। किंतु कुतुब मीनार के जीवन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल में इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के शासन में यह निर्माण जो है पूरा हुआ, निर्माण पूरा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का संबंध तो कुतुब मीनार से रहा है। ये 4 मंजिला इमारत थी दोस्तों। कैसी इमारत थी? तो ये 4 मंजिला इमारत थी, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो इस चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई और ये चौथी मंजिल नष्ट हो गई। तब ऐसी स्थिति में फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिलों का निर्माण कराया, 3 तो बची थी,
और चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण कराया। तो वर्तमान में ये 5 मंजिला इमारत है। तो फिरोज शाह तुगलक का संबंध भी रहा है। इसके अलावा बाद में सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार का पुनरुद्धार करवाया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, इनका संबंध कुतुब मीनार से रहा है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का प्रत्यक्ष संबंध कुतुब मीनार से नहीं रहा। हालांकि कुतुब मीनार के बाहर एक अलाई दरवाजा है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, पर कुतुब मीनार से प्रत्यक्ष संबंध इसका नहीं रहा है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी उपाधियां ऐबक की नहीं हैं? कुरान खां, लाल बख्श, पील बख्श या रैयते आला। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर आवाज में कुरान पढ़ा करता था। क्यों? क्योंकि जब ये गुलाम था तो इसे काजी ने खरीदा था और काजी ने इसे कुरान की शिक्षा दी और ये बहुत ही मीठी आवाज में कुरान पढ़ता था। इस वजह से इसे कुरान खां कहते थे। राजा बनने के बाद ये लाखों का दान करता था, इस वजह से इसे लाल बख्श या लाख बख्श भी कहते थे। हाथियों का दान करने के कारण इसे पील बख्श कहा गया। इसके अलावा इसे द्वितीय हातिम भी कहा जाता है, द्वितीय हातिम भी कहा जाता है। किंतु रैयते आला कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि नहीं है। ये बाद में सैयद वंश का संस्थापक आएगा खिज्र खां, उसके लिए ये शब्द प्रयोग में लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, खिज्र खां ने भी कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, इस वजह से ये उपाधि आपको यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ देखने को मिल जाती है। तो कुरान खां, लाल बख्श, लाख बख्श, पील बख्श या द्वितीय हातिम, ये सभी उपाधियां किसकी हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की। एक प्रश्न और आता है, ऐबक का तात्पर्य क्या होता है? तो ऐबक का तात्पर्य होता है दोस्तों चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी, ये ऐबक का तात्पर्य होता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी यानी रैयते आला। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम कहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श, द्वितीय हातिम, इन सभी नामों से जाना जाता था। तो इसमें से द्वितीय हातिम किसने कहा है? तो द्वितीय हातिम इसे कहा है मिन्हाज-उस-सिराज ने। मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो तबकाते नासिरी। हालांकि ये पुस्तक इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में नहीं लिखी है, ये पुस्तक तो ये लिखेगा नासिरुद्दीन महमूद के काल में, जो बलबन से पहले राजा रहा था, बहुत बाद में लिखेगा भी। लेकिन उस पुस्तक में इसने जो है क्रमबद्ध इतिहास लिखा है दिल्ली का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ये इतिहास प्रारंभ होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने किस नाम से पुकारा है? तो द्वितीय हातिम के नाम से उसमें पुकारा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत में पहली तुर्की मस्जिद होने का गौरव प्राप्त है? जौनपुर की अटाला मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, मौठ की मस्जिद या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ध्यान रखिएगा, ये मौठ की मस्जिद और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों मस्जिद दिल्ली में है, जबकि बदायूं की जामा मस्जिद बदायूं में और अटाला मस्जिद आपकी जौनपुर में। जिसमें से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये भारत की पहली तुर्की मस्जिद होने का गौरव प्राप्त। देखिए, भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है कि कहीं केरल में बनाई गई थी, प्रामाणिक नहीं है पर माना जाता है। तो फिर भी यदि ऑप्शन में केरल ना हो तो दिल्ली हो जाएगा। और पहली तुर्की मस्जिद तो सीधे सीधे तुर्की मस्जिद दे दिया जाए तो तुर्की मस्जिद तो दिल्ली में ही बनी थी। क्या नाम था मस्जिद का? मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और भारत में इस्लामिक पद्धति पर बनने वाली यह पहली मस्जिद भी है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। चलिए अगला है कुव्वत है दोस्तों, ये कुव्वत है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस सुल्तान ने करवाया था? देखिए, यदि पूछे इसका निर्माण किसने करवाया तो इसका निर्माण तो करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, साथ ही इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी इसने निर्माण करवाया। लेकिन कुव्वत उल मस्जिद का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान ने करवाया अगर ऐसे पूछा जाए तो उत्तर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष ऐबक को दासता से मुक्ति प्राप्त हुई? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक ही रहा है
और इसमें भी जब वो राजा बना तो वो दास था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने जीवन काल में से दासत्व से मुक्ति दी नहीं, और मोहम्मद गौरी मर गया 1206 में। तो अब दासत्व से मुक्ति कौन दे? तो ये राजा जब बना, जब ये सुल्तान बना, तो ये दास ही था। और चूंकि एक दास सुल्तान बन नहीं सकता, इस वजह से इसने उपाधि धारण नहीं करी। इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने के बजाय स्वयं को सिपह सालार और मलिकी का 1208 में इसने गजनीस में मोहम्मद गौरी के जो उत्तराधिकारी थे वहां से अपने आप स्वतंत्रता का प्रपत्र प्राप्त किया। यानी 1208 में ऐबक को दासता से मुक्ति प्राप्त हुई। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1208 के उपरांत ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण करी। पर जनरली प्रश्न आता है उन प्रश्नों में सुल्तान की उपाधि किसने धारण नहीं करी, तो दो नाम होते हैं, खिज्र खां और कुतुबुद्दीन ऐबक। जो भी आपको नाम मिल जाए वो आप ध्यान रखिएगा। और दोनों यदि मिल जाएं तो खिज्र खां कीजिएगा, क्योंकि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी या नहीं की थी, इस बात पे अब विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं 1208 के बाद की थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं की थी। पर खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, इस बात पे कोई विवाद नहीं है। तो दोनों ऑप्शन में मिले तो खिज्र खां, अलग अलग मिले तो जो मिल जाए बल्ले बल्ले। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा शेयर वेयर करो दोस्तों और लाइक ठोको। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का वह दास कौन था जो ऐबक से पूर्व ही गुलामी के बंधनों से मुक्त हो गया? तो देखिए, नसरुद्दीन कुबाचा ये तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और यल्दौज भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो जो गुलाम था वह कौन था? इल्तुतमिश। अब देखिए, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं इल्तुतमिश उसका मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसी वजह से इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाम का गुलाम। क्यों? क्योंकि गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का। और उसका गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। अब कई बार ये प्रश्न कई स्टूडेंट करते हैं, जब मैं बताता हूं गुलाम का गुलाम, तो वो कहते हैं सर बलबन भी तो इल्तुतमिश का गुलाम रहा था। लेकिन जब बलबन राजा बना था या बलबन जब इल्तुतमिश का गुलाम बना था ना, तब इल्तुतमिश स्वयं गुलाम नहीं था, वह गुलामी के बंधनों से मुक्त हो गया था। इस वजह से बलबन गुलाम का गुलाम नहीं था। लेकिन जब इल्तुतमिश गुलाम बना तब कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं भी गुलाम था। तो गुलाम का गुलाम कौन होता है? इल्तुतमिश ही होगा। लेकिन इल्तुतमिश मोहम्मद गौरी को बहुत पसंद था और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इस व्यक्ति को तुम गुलामी के बंधनों से मुक्त कर दो। और कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि स्वयं मोहम्मद गौरी का गुलाम था तो बात तो टाल नहीं सकता, और उसने इल्तुतमिश को गुलामी के बंधनों से मुक्त कर दिया। यानी मोहम्मद गौरी ने ऐबक को तो गुलामी के बंधनों से मुक्त नहीं करा, पर इल्तुतमिश को करवा दिया। यानी ऐबक से पहले ही इल्तुतमिश गुलामी के बंधनों से मुक्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, अजमेर में सरस्वती कंठाभरण का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज थे विग्रहराज चतुर्थ। चौहान वंश के प्रतापी शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है मोहम्मद गौरी द्वारा तराइन के दूसरे युद्ध में, और जब राजा बनता है, सुल्तान बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इस सरस्वती कंठाभरण को तुड़वा देता है और इसके स्थान पर क्या बनवा देता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो अगर आपसे पूछे 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां करवाया? तो अजमेर में करवाया। किस बिल्डिंग को तोड़ करके करवाया? तो सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके। सरस्वती कंठाभरण नामक इस पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। इस बिल्डिंग को 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? क्या इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था? नहीं, यहां पर पंजाब शाह पीर हैं, ये पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स एक प्रकार का मेला होता है, तो यहां पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसी वजह से इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे।
चलिए अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, सभी को पता है 1210 में चौगान, जिसे हम पोलो के नाम से जानते हैं, वो खेल रहा था और घोड़े से गिर गया, जिस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसी वजह से एक प्रश्न एसएससी में एक बार पूछ लिया कि भारत में पोलो लेकर के कौन आया, तो भैया पोलो से चौगान, पोलो जिसे चौगान भी कहते हैं, खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। इससे तात्पर्य है कि ये जो तुर्की थे यही चौगान को, पोलो को भारत में लेकर के आए। तो तुर्की दे रखा हो ऑप्शन में, अरबी, फारसी, तुर्की, इस तरीके से दे रखे हो, मंगोल, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तुर्की। और यदि शासकों के नाम दे रखे हो तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक ही कर दीजिएगा, क्योंकि पहला शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था ना। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उक्का नामक तोप फटने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। आगे पढ़ेंगे हम शेरशाह सूरी की मृत्यु। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उक्का नामक तोप के फटने के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा निम्न में से कहाँ स्थित है। चर्चा हमने कर ली पूरी, अजमेर में यह स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखिए हम सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राजा बना वो बना इल्तुतमिश, लेकिन सीधे राजा इल्तुतमिश नहीं बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका एक पुत्र था आराम शाह। हालांकि बहुत से इतिहासकार आराम शाह को ऐबक का पुत्र नहीं मानते, पर जनरल माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह। और 1210 में ऐबक की मृत्यु के बाद यह शासक बन गया। 1210 में इसे हटा भी दिया गया, तो 1210 में आराम शाह शासक बना। लेकिन अमीरों ने, जो सरदार वो थे, तुर्की सरदार जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बदायूं का सूबेदार और इल्तुतमिश का एक दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था इल्तुतमिश, उसे बुलाया और जूंद का युद्ध लड़ा गया 1210 में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। और इस जूंद के युद्ध में आराम शाह को मार करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जी हां, दिल्ली की गद्दी पर। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में रहा, लेकिन इल्तुतमिश ने जो अपनी राजधानी बनाई वो दिल्ली बनाई। तो दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है 1210 में, जूंद के युद्ध में आराम शाह को पराजित कर देता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना था। चलिए अगला है, ताजुल मासिर नामक ग्रंथ लिखा गया। देखिए ताजुल मासिर, तबकाते नासिरी, रहला, तहकीके हिंद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दिल्ली सल्तनत के काल की, जिनके प्रश्न वीडियो एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ताजुल मासिर नामक जो ग्रंथ है ये हसन निजामी ने लिखा। ये भी कुतुब मीनार की तरह दोस्तों, इस ग्रंथ का जो प्रारंभ है वो ऐबक के काल में हुआ। यानी प्रारंभ किसके समय में हुआ, ऐबक के काल में, लेकिन ऐबक बहुत जल्दी मर गया, तो ये जो ग्रंथ है ये पूर्ण जो है इल्तुतमिश के ही समय में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर। किस भाषा की पुस्तक है, तो ये अरबी भाषा की पुस्तक है। और ये पहली पुस्तक है जिसने गजनी के इतिहास को भारत के इतिहास से अलग कर दिया। तो गजनी के इतिहास को भारत के इतिहास से अलग कर दिया, ऐसे पुस्तक पूछी जाए तो हसन निजामी की ताजुल मासिर। एक प्रश्न और आता है कि भारत का क्रमबद्ध इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो वह मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी में मिलता है। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाए कि गजनी के इतिहास को भारत के इतिहास से किसने अलग कर दिया, तब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हसन निजामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को कहां का इक्तेदार बनाया। देखिए इक्तेदार व्यवस्था वैसे जो सुदृढ़ हुई वो इल्तुतमिश के काल में हुई, इसी वजह से इल्तुतमिश को इक्तेदार व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला माना जाता है। पर ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था पहले से भी थी, छोटे रूप में विद्यमान थी। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला इक्ता दिया था, ऐबक को दिया था। कहां का दिया था, तो हांसी का इक्तेदार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये इक्ता क्या होता है, अभी हम अगले वीडियो में जब इल्तुतमिश को पढ़ेंगे तब हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को हांसी का इक्तेदार बनाया था। निम्न में से कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था। देखिए गुलाम वंश के शासकों को इलबरी तुर्क कहा जाता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं था। तो अपवाद है गुलाम वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ही नहीं था तो इसका पुत्र था आराम शाह, वह भी तो इलबरी तुर्क नहीं होगा ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह इलबरी तुर्क नहीं थे।
तो अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दिल्ली का पहला इलबरी तुर्क सुल्तान कौन था, तो उस स्थिति में उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश से पहले ऐबक और आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे जो कि इलबरी तुर्क नहीं थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इलबरी तुर्क नहीं था, इसके अलावा जो भी शासक बैठे, क्योंकि बाकी इल्तुतमिश के वंशज थे जो कि इलबरी तुर्क था, जिसमें इल्तुतमिश हो गया, रुकनुद्दीन फिरोज हो गया, रजिया सुल्तान हो गई, मसूद शाह हो गया और बहराम शाह हो गया। और बलबन भी इलबरी तुर्क था, तो बलबन हो गया, कैकुबाद हो गया, क्यूमार्स हो गया। ये 8 जो हैं ये सभी जो है इलबरी तुर्क थे, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह इलबरी तुर्क नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत आराम से, बहुत विस्तार से समझा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, ताकि कोई समस्या ना हो। मैं चाहूं तो सीधे सीधे उत्तर देके आगे बढ़ लूंगा, लेकिन वो तो आपको पुस्तकों में भी मिल जाएंगे ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह एक तुर्क गुलाम था, बिल्कुल सही बात है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल नहीं, वो तो लाहौर में ही अपनी राजधानी लेकर के रहा, यानी कि ये बी इसका उत्तर नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सी को हमें देखना पड़ेगा। तो उसने तराइन के युद्ध के बाद सल्तनत का विस्तार किया। देखिए, तराइन के युद्ध के बाद वो इक्तेदार बना, भारतीय प्रशासनों को उसने संभाला, तो ये कथन तो सही है, लेकिन अब ए और सी में से हमें ज्यादा उचित कथन समझ पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा सही ज्यादा है। तो वह तुर्क गुलाम था, इस बात को क्या गलत साबित कर पाओगे आप? नहीं। लेकिन तराइन के युद्ध के बाद सल्तनत का विस्तार किया, इसको इसलिए गलत माना जा सकता है क्योंकि वो शासक बनाए 1206 में। तो जो असली विस्तार है वो 1206 के बाद माना जाएगा, क्योंकि सल्तनत तो प्रारंभ 1206 में ही हुई है ना, तो विस्तार तो प्रारंभ के बाद ही होगा ना। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न के इस उत्तर को भी हम, इस कथन को भी हम गलत मान लेंगे। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश के थे? सैयद वंश, ममलूक वंश, लोदी वंश या खिलजी वंश? तो ममलूक वंश के थे, गुलाम वंश के थे। गुलाम और ममलूकों में क्या अंतर है मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। चलिए अगला है, निम्न में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से अपनी राजधानी कभी दिल्ली लाया ही नहीं। शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। लेकिन जब आराम शाह गद्दी पे बैठ गया तो अमीरों ने, सरदारों ने इसे बुलाया, तो ये बदायूं से आता है दिल्ली की, जहां पे आराम शाह था, सॉरी लाहौर की तरफ, और जूंद के नामक स्थान पर आराम शाह को पराजित करता है। यानी इल्तुतमिश की सेनाएं और आराम शाह की सेनाएं जूंद नामक स्थान पर टकराती हैं, जिसमें आराम शाह मारा जाता है और इल्तुतमिश शासक बन जाता है, और बाद में वो अपनी राजधानी दिल्ली लेकर के आ जाता है। तो शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहां का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। चलिए अगला है, सनद क्या है? सोने का सिक्का, एक प्रकार का कर, एक प्रकार की जाति, या खलीफा द्वारा सुल्तान के पद को वैधानिकता की प्राप्ति। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान कहा जाता है, जबकि मुगल तो बादशाह कहलाते हैं, वो तो सुल्तान नहीं कहलाते। तो सुल्तान का तात्पर्य होता है खलीफा का प्रतिनिधि। खलीफा का प्रतिनिधि। इस्लाम जगत में खलीफा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, खलीफा का बहुत ही ज्यादा सम्मान था। तो खलीफा का प्रतिनिधि मानते हुए भारत में सभी सुल्तानों ने शासन किया। हालांकि सुल्तान अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र थे, खलीफा का इन पर कोई कंट्रोल नहीं था, पर नाम मात्र के लिए खलीफा से एक परमिशन ले लेते थे तो वैधानिकता मिल जाया करती थी पदों। हालांकि कुछ सुल्तानों ने नहीं भी ली, मुबारक खिलजी ने तो स्वयं कोई खलीफा कह दिया, तो वो क्यों सनद लेगा? तो सनद एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता था जो सुल्तान प्राप्त करता था खलीफा से, ताकि उसके पद को वैधानिकता की प्राप्ति हो सके, उसका पद लीगल हो सके, कोई उसके पद को चैलेंज न कर सके। चलिए, निम्न में से किस शासक को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है? चर्चा हमने कर ली। इल्तुतमिश, जो कि जब जो है गुलाम बना उस समय इसका मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसी वजह से इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, पर वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो यल्दौज और कुबाचा जैसे लोग इसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इसने हालांकि मध्य मार्ग निकाला और संघर्ष को नहीं करते हुए यल्दौज को ससुर बना लिया, कुबाचा को जीजा बना लिया, लेकिन
चुनौतियां तो समाप्त नहीं हुई ना, यदा कदा ये सत्ता को चुनौती देते रहे। वह व्यक्ति इल्तुतमिश ही था जिसने यल्दौज और कुबाचा का अंत किया और दिल्ली राजधानी स्थापित करी। इसी वजह से इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ही वह व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को जो है वंशानुगत किया। इसके बाद उसने अपने पुत्र या पुत्री, किसको किया वो आगे चर्चा करेंगे, उत्तराधिकारी घोषित किया। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सुपर 100 का पहला वीडियो। हमने मतलब 100 रन बनाने हैं, जिसमें से हमने पहला रन अब ले लिया है। अगले वीडियो में हम और बेहतरीन 30 प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे, जो बहुत ही जल्दी आज ही आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, जब तक आप इसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।